रक्षा मंत्री अरुण जेटली के कश्मीर दौरे से ठीक 2 दिन पहले से पाकिस्तानी फौज ने एलओसी पर दुश्मनी की आग भड़काना शुरू कर दी है। पहले आईईडी ब्लास्ट और फिर एलओसी पर गोलाबारी में भारत का एक जवान शहीद हो चुका है। हालात कितने गंभीर हैं, इसकी समीक्षा आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक में की। फिलहाल विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को संदेश दे दिया है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी फौज शांति बहाल होने देगी। आज बड़ी बहस का मुद्दा यही है कि क्या मोदी के पास पाकिस्तान को पटरी पर लाने की कोई रणनीति चाहता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी फौज शांति बहाल होने देगी। आज बड़ी बहस का मुद्दा यही है कि क्या मोदी के पास पाकिस्तान को पटरी पर लाने की कोई रणनीति है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलाने की ये गर्मजोशी 15 दिन में ही फना हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ रिश्तों में मिठास घोलने का वादा करके वापस लौटे, तो उधर पाकिस्तानी फौज अपनी पुरानी करतूतों पर उतारू हो गई। गुरुवार को लाइन ऑफ कंट्रोल की शांति आईईडी ब्लास्ट से भंग हुई, तो शुक्रवार की सुबह पाकिस्तान की ओर से राजौरी, पुंछ और मेंढर सेक्टर में बेवजह गोलाबारी शुरू हो गई। भारतीय सेना के प्रवक्ता के मुताबिक एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से शुक्रवार की सुबह करीब 7:30 बजे युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ। करीब 25 मिनट तक पाकिस्तान की ओर से मोर्टार और मशीन गन की अंधाधुंध फायरिंग होती रही, जिसके जवाब में भारतीय सेना के जवानों ने भी गोलियां चलाई। इससे पहले 12 जून को एलओसी पर पुंछ के तारकुंडी इलाके में हुए एक आईईडी ब्लास्ट में एक मेजर और 2 जवान घायल हो गए थे, जबकि उसी इलाके में एक दूसरे धमाके में एक जवान शहीद हो गया। It is a fact that there was a ceasefire violation. The reports that I have received, it was quite an intense exchange of fire on both sides of the line of control. There was reports of shells having landed in civilian areas as well. पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन करते हुए बेहश्ताल फायरिंग जो है वो की है हिंदुस्तान की चौकियों के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान बार बार हम पे फायर ये वो करता है, जबकि हमारे बच्चों को माल मवेशी को बहुत खतरा रहता है। हम बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक। सीमा के हालात की गंभीरता भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रक्षा मंत्रालय पहुंचे, जहां उन्होंने रक्षा मंत्री अरुण जेटली, रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत, आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह, डिप्टी आर्मी चीफ और भावी सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग के साथ करीब 2 घंटे तक चर्चा की। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी मौजूद थे। अब बड़ा सवाल ये है कि सरहद पर शांति के लिए मोदी सरकार की रणनीति क्या होगी। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मेजबानी करके कूटनीति का जो रास्ता खोला, क्या उसे पाकिस्तानी फौज कामयाब होने देगी। विदेश सचिव सुजाता सिंह ने साफ कहा कि दोस्ताना रिश्तों के लिए एलओसी पर शांति जरूरी है। Our policy towards our neighbors has always been to work towards peaceful and cordial relations. वहीं जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान में असली ताकत अब भी वहां की सेना और आईएसआई के हाथों में है, जो नवाज शरीफ को भारत से रिश्ते नहीं सुधारने देंगे। ये एक अटेम्प्ट है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान में जो दूसरे पावर सेंटर्स हैं, पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई एक तरफ, और जिहाद फैक्ट्री जो उन्होंने पाली हुई है, खासकर लश्कर तोयबा, ये अब ये दिखाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ जो एक पावर सेंटर है वो बहुत कमजोर है। उनकी जो पीस टॉक्स हैं उसको डिफीट करने के लिए ये इंसिडेंट्स और हादसे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी मीडिया में ही ये खबरें छाई हुई हैं कि नवाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। जानकारों का कहना है कि भारत के साथ तनाव भड़काने के लिए पाकिस्तानी फौज और आईएसआई लश्कर तैयबा के आतंकियों के जरिए भारत में धमाके करवा सकती है।
सीमा पर तनाव भड़काने के लिए पाक फौज गोलाबारी तो कर ही रही है। साफ है कि मोदी सरकार के लिए पाकिस्तान बड़ा सिरदर्द बन सकता है। कांग्रेस के नेता तो अभी से सवाल पूछ रहे हैं कि विपक्ष में रहकर पाकिस्तान को ललकारने वाले मोदी अब एलओसी पर हो रही गोलाबारी पर खामोश क्यों हैं? हमारी जब सरकार थी तो बहुत आफत हमारी किए रहते थे सीज फायर को उल्लंघन पे। हमसे कहते थे कि पाकिस्तान की तरफ देखो भी मत, उनकी तरफ जो है निगाह तक न डालो, और अब जो है बिल्कुल चुप हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी पाकिस्तान को दो टूक जवाब देंगे, और क्या पाकिस्तानी फौज को मोदी या नवाज शरीफ की शराफत की भाषा समझ में आएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि सरहद पर खुद गोलाबारी करके तनाव भड़काने के बाद पाकिस्तानी फौज ही ये राग अलाप रही है कि युद्ध विराम भारत ने तोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस बड़ी बहस में बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश नायक जी, हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली जी, हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ एडिटर दोपहर का सामना प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता जी जो कि डिफेंस और स्ट्रैटेजिक मामलों के एक्सपर्ट हैं वो मौजूद हैं, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से जुड़े हुए हैं मोहसिन रजा साहब जो कि पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मोहसिन, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, साड़ी भी भेजी, शॉल भी भेजी, उसके बाद बदले में क्या हुआ एक्सचेंज? गोलियां? लगता है मोहसिन से हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन अशोक मेहता साहब, क्या इसे मोदी सरकार को पाकिस्तान से पेश होने वाले मुश्किलों की सलामी माना जाए? अभी थोड़ा जल्दी है, क्योंकि एक बात तो साफ हो गई है कि पाकिस्तान फौज जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल और भारत के साथ रिश्ते या अफगान फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति के ऊपर काफी उनका कंट्रोल रहता है, वो नहीं चाहते कि इस तरीके से और इस रफ्तार में भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते दुरुस्त हो जाएं, सुधरें जी। और खासकर क्योंकि प्रधानमंत्री होने वाले दिन से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी का यही कहना है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते ठीक करने हैं, सुधारने हैं, और पाकिस्तान फौज इसको अपने हित में नहीं मानता, क्योंकि अगर वैसी हालत हो जाती है तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान फौज की अहमियत कम हो जाती है। और इसमें दो बातें बड़ी स्पष्ट हुई हैं जो राहिल शरीफ साहब, मैं इस्लामाबाद में था एक महीना पहले, और वहां पर जो हमारे पाकिस्तानी मित्र हैं वो हमें ये बता रहे थे कि अब दोनों शरीफ एक ही पन्ने पर हैं, और जो आर्मी चीफ हैं वो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ कहेंगे वैसे ही करूंगा। लेकिन अब ये जाहिर है कि उनके दो बयान अभी हाल में आए हैं जी। एक बयान था जो सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा थ्रेट, अंदरूनी थ्रेट टेररिज्म है, और जहां तक भारत की बात है वो भी एक नंबर 1 थ्रेट है। लेकिन जब पुरानी आर्मी चीफ थे तो उनका बयान ये था कि हमारी अंदरूनी जो प्रॉब्लम है, दहशतगर्दी की प्रॉब्लम, वो नंबर 1 थ्रेट है। बिल्कुल। और दूसरी बात जो उन्होंने छेड़ दी राहिल शरीफ साहब ने, वो थी कश्मीर के बारे में, जगुलर वेन। कश्मीर हमारा जगुलर वेन है, तो ये जो कश्मीर की बात थी ये भी थोड़ी पीछे हट गई थी। लेकिन इन दोनों बातों को राहिल शरीफ ने एकदम आगे फ्रंट बर्नर पर रख दिया है,
तो इसका मतलब ये है कि जो नवाज शरीफ चाहते हैं और जो मोदी चाहते हैं वो उसमें अटक डालने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बख्शी साहब, आपको लगता है कि राहिल शरीफ साहब नवाज शरीफ और मोदी की दोस्ती में रोड़ा है और इसीलिए एलओसी पर यह सब कुछ हो रहा है? बेशक, देखिए पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, उनका जो मिलिट्री आईएसआई कॉम्प्लेक्स है, वो सदैव भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं होने देना चाहता, क्योंकि उनकी तो नौकरी ही इसी चीज से बंधी है, भारत थ्रेड के ऊपर बंधी है। देखिए, ये जो पूरा इस मामले का आगाज ही ठीक नहीं हुआ। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने न्योता दिया तमाम प्रधानमंत्रियों को, सार्क रीजन के, सार्क क्षेत्र के सबको बुलाया इस प्रजातंत्र के समारोह में, जो शपथ ग्रहण का समारोह था। लेकिन उसी वक्त जो आगाज हुआ वो बहुत ही एक गलत आगाज हुआ था। देखिए, वो 24 तारीख को ही वहां हेरात के ऊपर जो है वो हमला हुआ, और ये जो प्लान था, अगर ये कामयाब हो जाता तो वो जो टेररिस्ट जो हमला कर रहे थे वो लंबे सीज ऑपरेशन के लिए हॉस्टेज लेकर 3, 4, 5 दिन लड़ने के लिए तैयार अपने साथ असला और खाने पीने का सामान लेकर आए थे। और उनका प्लान ये था कि जब यहां पे मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा हो, वहां पे एक हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट हो, ताकि दोनों देशों के बीच के जो आगाज में ही एक जो है एक बड़ा भारी रोड़ा डाल दिया जाए और शुरू से ही जो है संबंध वो खराब करने की कोशिश की जाए। जो अब हाल पे आप दर्जे हरारत बढ़ता देख रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो बिल्कुल इसी ही प्लानिंग के मुताबिक है। और मेरी समझ में तो ये जो है दर्जे हरारत बढ़ाने की कोशिश निरंतर बढ़ती जाएगी। मैं केवल पाकिस्तान की फौज और आईएसआई को ये मैं नसीहत देना चाहूंगा कि वो दिल्ली के अंदर बदले हुए जो कि यहां पे हालात हैं उनको समझें और जो है वो कोई किसी किस्म का दुस्साहस ना करने की कोशिश करे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। बिल्कुल, अगर वो करेंगे बिल्कुल तो मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इट विल नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। और यूपीए जैसा जो यहां पे नरम रवैया है, मेरा ख्याल वो उनको देखने को नहीं मिलेगा और उनको लेने के देने पड़ सकते हैं। दर्जे हरारत बेवजह ना बढ़ाएं तो उनके लिए और क्षेत्र के लिए ठीक रहेगा। उनके लिए और क्षेत्र के लिए ठीक रहेगा। मोहसिन रजा मेरे साथ इस्लामाबाद से जुड़े हुए हैं। मोहसिन रजा साहब, बड़ा सीधा सवाल ये कि क्या पाकिस्तानी फौज नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरे? क्योंकि आज नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी भी लिखी है, नवाज शरीफ साहब ने चिट्ठी लिखी कि मेरा बहुत अच्छा मुलाकात हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी साहब ने भी चिट्ठी लिखी और उसके बाद सीमा पर आईडी ब्लास्ट होता है, एक भारतीय जवान शहीद हो जाता है, उसके बाद सीज फायर वायलेशन होता है। ये क्या संकेत देता है? जी, पाकिस्तान की फौज के जो जराये हैं वो इंडिया पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इंडिया की तरफ से मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल पे खिलाफ वर्जी हो रही है, फायरिंग हो रही है और पाकिस्तानी जो है उसमें मुतासिर हो रहे हैं। ये दोनों जानिब से इल्जाम तराशी के सिलसिला है। अब ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कौन सी फौज जो है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को खराब करने के दर पे है। क्या इंडिया की फौज ऐसा कर रही है? आप पाकिस्तान की फौज पर इल्जाम लगा रहे हैं कि, लेकिन क्या आपके पास ये बिल्कुल आपके पास वाज़ेह बात है कि इंडियन आर्मी इसमें इन्वॉल्व नहीं है? लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो खराबी हो रही है उसमें सिर्फ पाकिस्तान को मुरद इल्जाम ठहराना दुरुस्त नहीं है। इंडियन आर्मी ने सिर्फ जवाबी फायरिंग की है मोहसिन। इंडियन आर्मी का जो बयान आया है उसमें उन्होंने सिर्फ जवाबी फायरिंग की है। पाकिस्तान की आर्मी भी यही कह रही है कि वो सिर्फ जवाबी फायरिंग कर रहे हैं। तो आखिर ये हो कौन रहा है, कौन है इसके पीछे? देखें, इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और नवाज शरीफ को बैठ के मैकेनिज्म बनाना चाहिए। जो भी जिम्मेदार है उसको सामने लाना चाहिए। अगर पाकिस्तान की जानिब से कुछ हो रहा है तो भी उसको सामने होना चाहिए, और अगर इंडिया में कोई ऐसी फोर्सेज हैं तो उनको भी बेनकाब होना चाहिए। पहले किसी इन्वेस्टिगेशन के और किसी सबूत के बगैर
सिर्फ इस बात के ऊपर कहना पाकिस्तान की आर्मी के चूंकि नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है तो वो नवाज शरीफ को चलने नहीं दे रहे, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने अब तक नवाज शरीफ के तमाम लेजिटिमेट ऑर्डर्स को तस्लीम किया है और नवाज शरीफ ने जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ को बाहर जाने से रोका, उसी मामले पर पाकिस्तान की फौज का और नवाज शरीफ का तनाव चल रहा था, लेकिन फौज ने यह तस्लीम किया कि जो अदालत फैसला करेगी उसी को माना जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, यहां पर आपको लाऊंगा इससे पहले कि नरेन कोहली और मुकेश नायक के पास जाऊं। आप यकीन करते हैं मोहसिन रजा की बात का कि भारत ने फायरिंग शुरू करी होगी? देखिए, दरअसल इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट करके रखा है। ये एक नॉन स्टेट एक्टर नामक आतंकियों के संगठन को नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं और एक कारगिल की बात का कि भारत ने फायरिंग शुरू करी होगी। देखिए, दरअसल इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट करके रखा है। ये एक नॉन स्टेट एक्टर नामक आतंकियों के संगठन को नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं और एक कारगिल हो या उसके अलावा चाहे जितने ऑपरेशन हो, पहले इनकी तरफ से जो है वो आतंकियों को, जिहादियों को भेजा जाता है। अब जिहादी जब घुसेंगे तो हमारी सेना जो है वो सीज फायर टूटते हुए देखेगी, हमारी सेना फायरिंग करेगी और इनकी सेना जो है वो उनको प्रोटेक्शन देती है तो उनके संरक्षण में फायरिंग करेगी, फिर कहेंगे कि जवाबी फायरिंग हुई। और ये 1947 से लेकर 2014 तक इनका स्टैंड है कि हम बायलैटरल टॉक नहीं करें, किसी थर्ड पार्टी को ले आए। तो इनकी इच्छा हमेशा जो है, इनकी सेना की इच्छा हमेशा जो है वो एलओसी पर जो है तनाव पैदा करके रहने की होती है। जब ये बहुत इंटरनेशनल लेवल पर कॉर्नर्ड हो गए थे तब 2004 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एलओसी पर सीज फायर को साइन किया, लेकिन 2004 के बाद 2014 तक लगातार सीज फायर का उल्लंघन करते रहे। हमारी तरफ से कष्ट ये था कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह बल्ले बल्ले डिप्लोमेसी कर रहे थे, जैसे जनरल बख्शी साहब कह रहे हैं कि वहां से कुछ भी हो जाए लेकिन हम अमन की एक तरफा आशा में लगे रहेंगे और हम किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना के तत्काल बाद जिस तरह से रक्षा मंत्री से मुलाकात की है, अपने जो है करंट चीफ से मुलाकात की और जो फ्यूचर चीफ उनसे मुलाकात की है, हम इनको पोस्चर तो देना नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ कर दिया है। आप हमसे शांति चाहते हैं तो आप अशांति फैलाने वाले तत्वों को हैंडल करें, आप नहीं हैंडल कर सकते, हम हैंडल करेंगे, क्योंकि हमारे अपने नागरिकों की जान माल की रक्षा करना हमारा पहला संवैधानिक उत्तरदायित्व है। यदि इन लोगों ने ये चीजें बंद नहीं की तो पाकिस्तान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप नॉर्थ वजीरिस्तान में, फाटा में ऑलरेडी एंगेज्ड हैं। अगर इस तरफ भी एंगेजमेंट शुरू कर देंगे तो आपको 1965 की तरह, 1971 की तरह लंबी मार खानी पड़ेगी। इसकी तैयारी अब कर लें, क्योंकि अब दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो मार खाने के लिए नहीं बैठे हैं। अमन की एक तरफा आशा नहीं चलेगी। आप कबूतर उड़ाइएगा और उसके पंजों में बारूद भर के भेजिएगा, हमारे खत के जवाब में खून भेजिएगा, तो ये माफ नहीं किया जाएगा। आपको डिप्लोमेटिकली और ये जरूरत पड़ी तो लिमिटेड वॉर लेवल तक आपको सबक सिखाने के लिए भारत सरकार को अब जो है पूरी तरह से वो संकल्पशील है। इसलिए इनसे यही प्रार्थना है कि आप अब सुधर जाएं। आपको दिल्ली जो है आपकी मिजाज पूर्ति नहीं करेगी। अब हमारे यहाँ ऐसा विदेश मंत्री नहीं बैठा है कि आप फायरिंग करेंगे तब भी ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत करने आएंगे, तो आपको डिप्लोमेटिक हम सारे रूल्स तोड़कर आपके लिए जो है हरा गलीचा बिछाएंगे। दिल्ली का निजाम बदल गया है। इस्लामाबाद को, नवाज शरीफ को, राहिल शरीफ को, दोनों को ये समझना होगा कि वो पाकिस्तान के अमन और अमान को खुद खतरे में न डालें। दिल्ली का निजाम बदल गया। मोहसिन, क्या समझता है पाकिस्तान इस बात को? देखिए, मैं ये आपसे वादे कर दूं कि पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। नवाज शरीफ ने अपने खत में भी ये बात लिखी है, लेकिन अगर आप इस तरीके की धमकियां देंगे कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये आप बिल्कुल गलत फहमी का शिकार हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर इस मौके पर आप पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर टेंशन पैदा करेंगे तो पाकिस्तान में जो दहशतगर्द है, जो तालिबान है, जो इंतहाई खूनख्वार और जंगली किस्म के लोग हैं, आप उनको सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई अहम जंग में तालिबान के साथ। लेकिन मोहसिन, आप तो ऐसे लोगों को ढाल बना लेते हैं, आप ऐसे लोगों को शील्ड बना लेते हैं। आप
ये तहरीक तालिबान को मारते हैं, लश्कर तोयबा पर एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि तहरीक तालिबान इनकी सेना को मारता है, लश्कर तोयबा हमारी सेना पर हमला करता है। इनके आतंकियों की दो जमात है, एक पाकिस्तान विरोधी, एक पाकिस्तान समर्थक। तो आप जो है आतंकवाद का वर्गीकरण कृपा करके बंद कर दें, आप धमकाना भी बंद कर दें। गलत फहमियां हिंदुस्तान के संदर्भ में नहीं है, आप गलत फहमी में जी रहे हो। इस गलत फहमी को जितनी जल्दी निकाल देंगे आपका हित होगा उसमें। मैं ये समझता हूँ कि देखें, आपको इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये दो मुल्कों का मसला है, 1.5 अरब लोगों का मसला है। जिसके खून बहते हैं वो जज्बाती होंगे। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इस तरह नवाला है तो आपको गलत फहमी है। अगर आप अपनी गलत फहमी निकालना चाहते हैं तो ठीक है, जो कुछ करना चाहे। हिंदुस्तान सर नवाएगा तो इस गलत फहमी को त्याग दें, फिर रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक फिर हिंदुस्तान की ताकत से कांपेगा, ये भी ध्यान रखें। बिल्कुल आप गलत फहमी का शिकार हैं। हिंदुस्तान की जो ताकत है वो आप बहुत गलत फहमी के शिकार हैं। आप बहुत गलत फहमी के शिकार हैं मोहसिन रजा साहब। का शिकार आप लोग हैं। आप लोग बेवजह दर्जे हरारत को बढ़ा रहे हैं, जहां यहां से पूरी पुरजोर कोशिश की जा रही है कि हालात नॉर्मल हो। आपके जो वजीर आला साहब हैं उनको, प्राइम मिनिस्टर को यहां इनवाइट किया गया और जवाब में हमको क्या मिलता है कि हमारे इलाके में घुस के सुरंगें बिछाई जा रही हैं, हमारे सिपाहियों की जानें खतरे में डाली जा रही हैं। तो आप समझते हैं कि क्या ये चुपचाप हम हाथ पे हाथ धर के बैठे देखेंगे? असली बात यह है कि आप लोगों की आदत बहुत बिगड़ चुकी है मनमोहन सिंह साहब के रजीम से। आप ये समझ बैठे हैं कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन यहाँ जंग छिड़ने का या लड़ाई होने का या दर्जे हरारत बढ़ने का कोई तरीका है ही नहीं। ये बिल्कुल गलत फहमी आपकी मेरे ख्याल से जल्द दूर हो जाएगी। बिल्कुल। नईल कोहली जी, रक्षा मंत्री के जाने के 2 दिन पहले इस तरह के फायरवर्क्स होते हैं सेना के एलओसी के ऊपर, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? और जो छवि पेश की गई थी इलेक्शन कैंपेन के अंदर, क्या स्ट्रैटेजी होगी एनडीए सरकार की इस पूरे मसले पर? पहली बात तो कहूंगा मैं कि हर देश को अधिकार है कि वो अपने हितों की रक्षा करे। अब जहां तक भारत की बात हम करेंगे, अमन सब चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी है कि हमें अपने, चाहे बॉर्डर की बात हो, चाहे आतंकवाद से लड़ने की बात हो, हमें जो कदम उठाने वो भारत सरकार को भारत के नागरिकों के लिए करने पड़ेंगे वो कदम। इसका ये कहीं अर्थ नहीं है कि युद्ध चाह रहे हैं या कोई ऐसी बात है। स्पष्ट बात यह है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा रिश्ता रहा है उसमें दिक्कतें हैं, और पाकिस्तान के अंदर में भी जो अंदरूनी सिचुएशन है उसमें भी जो आतंकवाद का एक रोल है बड़ा स्पष्ट है विश्व के सामने, उसमें भी उनकी दिक्कतें हैं। लेकिन पाकिस्तान को अपनी चिंता करने पड़ेंगे, हमें अपनी हितों की करने पड़ेंगे। जहां तक रिश्तों की बात है उसमें प्रयास हो सकते हैं, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। प्रयास करेंगे, दोनों हाथ अगर आगे बढ़ते हैं, अमन होता है, सबको फायदा होता है। नहीं होता तो हमें तो आतंकवाद की जो भी दिक्कतें आती हैं हमारे देश में उस पर कदम उठाने पड़ेंगे। तो इसीलिए जहां तक भारत सरकार की बात है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कदम हमें उठाने हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, वो कदम उठाए जाएंगे। अब आइए दूसरी बात कि भारत के जो हमारे रक्षा मंत्री हैं अरुण जी जा रहे, उस रूप से कैसे देखते हैं। ये भी एक लंबा इतिहास है कि जब जब कोई भी हाई लेवल कांटेक्ट होता है या कुछ होता है, इसे डिरेल करने की बातें होती हैं। अब आज जो है इस प्रकार की जो गोलीबाजी हुई है और जो हमारे जवान जो शहीद हुए, स्वाभाविक है हमारे लिए चिंता और दुख दोनों का विषय है। रक्षा मंत्री वहां जा रहे हैं, आज प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारे जो एडवाइजर हैं, सेना के प्रमुख सब बैठे हैं। उन्होंने चीजों की जायजा ली जैसे होता है सरकारों में, और ये लेते रहते हैं। कहीं पर भी जो कमियां होंगी उन कमियों को पूरी करने की हमारी कोशिश इसलिए रहेगी क्योंकि हमारी सरकार है, हमारी कमियां होंगी पूरी होंगी। जहां जहां हमें मजबूत करना है हम मजबूत होंगे। तो ये सब अगर एक तरफ चल भी रहा है, मुझे लगता है बड़े स्पष्ट रूप से भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयों को और सुरक्षित करे, हमारे सीमा सुरक्षित रहे, हमारे जवान शहीद ना हो, इसके लिए पूरे कदम उठाएगी। दूसरी तरफ जहां तक हो सके अमन के पूरे प्रयास होंगे, क्योंकि अमन से सबको फायदा होता है। मुकेश जी,
मुकेश जी, आप इनकी बात से सहमत है? क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में तो कहा गया था कि पाकिस्तानी सेना को कई फीट पीछे धकेल दिया जाएगा। ये भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं जो पहले कहते आए हैं। मैं इनको कोहली जी को याद दिलाना चाहता हूं, न्यूयॉर्क में जब यूएन समिट हुई थी दिसंबर 2013 में, तब समिट के एक दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था कि पाकिस्तान पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पूरे विश्व के लिए आतंकवाद को लेकर सबसे बड़ा खतरा है और आतंकी गतिविधियों का केंद्र है। दूसरे दिन ओबामा की मध्यस्थता के बाद जब नवाज शरीफ और मनमोहन सिंह जी की मीटिंग हुई, उसमें भी ये बात उठी थी। तब मोदी जी ने सबसे ज्यादा इनकी बातचीत की आलोचना की थी और कहा था बातचीत की कोई आवश्यकता नहीं है, संवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, इस तरह की उदारता की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज वही शाल, तौलिया, आम भेज रहे हैं और हमारी सीमाओं पर सैनिक मारे जा रहे हैं। इनके प्रवक्ता, इनके नेता टेलीविजन पर गरजते हैं और एलओसी पर जो होता है उसको कंट्राडिक्ट करते हैं। अभी इनकी निष्ठा कुछ और है, कांग्रेस के शासन के समय इनकी लॉयल्टी कुछ और थी, इनका विचार कुछ और था। यहां तक कि सुषमा स्वराज जी ने तो ये कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी और अगर एक सैनिक मरता है सीमा पर तो हम उनके 1000 सैनिक वहां जाकर मारेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मैं कहता हूं अब सुषमा स्वराज जी को दे दीजिए एक तोप और बंदूक, वो जाएं और 1000 लोगों को मार कर ले आए। ये बच्चों जैसी बातें करते हैं। अभी प्रेम शुक्ला जी जिस तरह की भाषा बात कर रहे हैं, जिस तरह से अपने वक्तव्य दे रहे हैं, ये ना तो कूटनीति की भाषा है, ना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में ये भाषा है। थोड़ा संयत रहना चाहिए, ठीक से बात करना चाहिए। और मैं बता दूं कि जब तक कश्मीर को लेकर, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये दुनिया की किसी कूटनीति में शामिल नहीं है कि हमारे देश के निर्दोष नागरिक माने जाए और हम एक तरफा अमन की आशा रखें। मैं ही तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये कूटनीति नहीं है तो हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, तो आप टेलीविजन पे क्यों गरज रहे हैं? आप क्या कर क्या रहे हैं ये तो बताइए पूरे देश को। मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि आप टेलीविजन पे गरज रहे हैं लेकिन आप कर क्या रहे हैं ये तो बताइए पूरे देश को। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, कांग्रेस क्या युद्ध का समर्थन कर रही है? आपकी नीतियां बदल गई है क्या? आप युद्ध नीति के समर्थन में हैं तो बोलिए। हम बिल्कुल युद्ध का जवाब दीजिए। हम बिल्कुल युद्ध का समर्थन नहीं कर रहे। हम बहुत मैच्योर और परिपक्व लोग हैं। हम जरूर करेंगे। समझना, हम बहुत परिपक्व और मैच्योर लोग हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और कूटनीति को और शांति को समझने वाले लोग हैं। आप निकम्मे हैं। उस निकम्मे तो बात है। देखिए साहब, जरा मैं भी आना चाहूंगा बीच में। जी बख्शी जी बोलिए। देखिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि 10 साल आपने शांति के नाम पे, कूटनीति के नाम पे, अच्छे रिश्तों के नाम पे भारतीय नागरिक बलि चढ़वाए हजारों। और अब मेरा ख्याल आप थोड़ा सा सब्र करके अलग बैठ जाएं तो ठीक रहेगा। किसी दूसरे को अपना काम करने दें और सही समय पर वो काम कर देंगे। बख्शी जी जरा सुनिए, बख्शी जी जरा आप सुनिए। आप सुनिए, बीजेपी के 6 साल के शासन में अक्षरधाम पर, पार्लियामेंट पर हमला हुआ। इनके गृह मंत्री आतंकवादियों को लेकर कंधार गए और इनके 6 वर्ष के युद्ध भी हुआ, नागरिकों को आतंकवादी का युद्ध भी हुआ, जिसमें पाकिस्तान की सेना खदेड़ी गई। मैं कुछ कहना चाहूंगा। 6 एटम बम भी इन लोगों ने ही फोड़े थे। क्या बात कर रहे हैं आप? पहली बात है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा, जब कारगिल का इतिहास लड़ाई की बात करते हैं, चलते मैं अपनी बात पूरी, हाँ आपकी बात सुन ली मैंने मुकेश जी आपकी बात सुन ली। मैं इतना ही कहूंगा कि हम जब इतिहास की पृष्ठभूमि में ही जा रहे हैं तो हम स्टार्ट कर देते हैं कि इस देश में परिवारवाद को लेके भारत की हितों को क्या क्या नुकसान हुआ है, जीजा बहनोई सबके रिश्तों में परिवारवाद कैसे गला घोटा गया है। कि हमारी सीमाओं पर गोलीबारी हो रही है। हम बात कर रहे हैं, एक मिनट इसलिए कह रहा हूं, इतिहास में आप इतिहास में आप जो है जब कंधार की बात उठाएंगे, कंधार की बात अगर आप उठाएंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि यदि भारत की हितों की चिंता होती तो आप जो है इस देश को इस कगार पे नहीं लाते 10 साल में जो परिवारवाद लेकर आया है। तो इसीलिए मुकेश नायक जी ये जुड़ा हुआ है।
इतने स्कैम्स हुए हैं डिफेंस में, बहुत मजबूत है, से भारत को मजबूत किया गया है, भारत में अच्छे काम हुए हैं, भारत की लंबी कहानी से हमें ज्ञान मत दीजिए। और आज जो आप मजबूती की बात कर रहे हैं उस पे सेना प्रमुख ने याद दिलाया है देश के प्रधानमंत्री को कि हमारे यहाँ कमियां क्या है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं मुकेश जी, गलती मत करिए, इतिहास की पृष्ठभूमि में जाकर अपने गड़े हुए मुर्दों को टीवी के सामने खड़ा करे। ये पंडित निकम्मापन था। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, एक मिनट नलिन, मुझे पाकिस्तान चलना पड़ेगा। चुनाव में जब आए हैं नलिन, मुझे पाकिस्तान चलना पड़ेगा। मोहसिन रजा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं अपनी बात पूरी कर रहा था। मोहसिन, दो अटैक हो चुके हैं कराची में पिछले दिनों में। अगर कराची के अटैक नवाज शरीफ नहीं संभाल पा रहे हैं तो सीमा पर गोलीबारी कैसे संभाल पाएंगे वो? देखें, आपके पास भी ये मसले से आप भी दो चार हैं। दहशतगर्दी को रोकना बड़ा मुश्किल है और जिस तरीके के दहशतगर्द पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में अब जिन दहशतगर्दों ने ये जिम्मेदारी कबूल की है वो उज़्बेकिस्तान से आए हुए हैं। तो क्या भी ये मसले से आप भी दो चार हैं। दहशतगर्दी को रोकना बड़ा मुश्किल है और जिस तरीके के दहशतगर्द पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में अब जिन दहशतगर्दों ने ये जिम्मेदारी कबूल की है वो उज़्बेकिस्तान से आए हुए हैं। तो क्या पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी जंग में शरीक है, एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसमें उसको न सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी दहशतगर्दों का सामना है बल्कि अफगानिस्तान से लेके और सेंट्रल एशिया के ताजिकिस्तान तक के दहशतगर्द भी शामिल हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है और नवाज शरीफ ने भी यही कोशिश किया है। अपने खत में उन्होंने इसी बात का इजहार भी किया था और जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाले वाकयात है इसको रोका जा सकता है, इसके बारे में बातचीत हो सकती है, इसकी वजूहात का भी पता चलाया जा सकता है। लेकिन किसी एक वाकये पे, किसी दो वाकयात के आड़ में 1.5 अरब लोगों को जंग में नहीं झोंका जा सकता। मैं समझता हूं कि भारत में बैठे हुए लोगों को पाकिस्तान की मुश्किलात का एहसास होना चाहिए। पाकिस्तान एक अंदरूनी जंग से भी दो चार है। पाकिस्तान वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से निमट रहा है। वो दहशतगर्द पाकिस्तान के बड़े शहरों में पाकिस्तान की अहम तनसीबात पे हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ। ऐसे हालात में अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया का मास्क खुल गया तो यकीनी तौर पर उसका फायदा उन दहशतगर्दों को ही होगा। नहीं, हम वॉर नहीं चाहते हैं मोहसिन, हम वॉर बिल्कुल नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं और भारत ऐसा देश है जो हमेशा शांति चाहेगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इन दहशतगर्दों को पैदा किसने किया है? पाकिस्तान की पॉलिसीज ने ही पैदा किया है। देखिए सिर्फ मोहसिन साहब, आप अपने घर में नाग पाले, नागों को दूध पिलाएं और फिर बोले कि वो आपको काट रहे हैं, तो दुनिया कहां तक आपके साथ जो है वो सहानुभूति दिखाएगी, कहां तक वो आपके आंसू पोंछेंगे जब आप खुद सांप पाल रहे हैं। आपने और देशों में दहशत फैलाने के लिए, गफलत फैलाने के लिए लश्कर तोयबा खड़ी करी। मुल्ला ओमार आपके देश में है, जो आपके जलालुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान में गदर कर रहे हैं वो आपके देश में है। गुलबुद्दीन हिकमतयार को आपने पाल के रखा है। यहां तक ओसामा बिन लाडेन को आपने 800 गज दूर आपकी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से पाल के रखा। ये तो आपके कारनामे हैं। फिर आप दलील देते हैं कि आप मुल्कों के साथ जो है, हमसाया मुल्कों के साथ आप अमन चाहते हैं, चैन चाहते हैं। ये चैन का क्या तरीका है साहब? ये हमारी समझ में नहीं आया। आप प्लीज, आप हमारी परेशानी भी समझिए कि कोई पिछले 30 सालों से हम आईएसआई की छेड़ी हुई जो यहां पे टेररिज्म की जंग है उसके हमारे लोग शिकार हुए जा रहे हैं। अब कब तक हम सब्र दिखाएंगे? और अगर आप वाकई में अमन चाहते हैं ये पाकिस्तानी तहरीके तालिबान से डील करने के लिए, तो ये क्या तरीका है कि आप रोज आए दिन आपकी फौज और आपकी आईएसआई हमारे इलाकों में घुसपैठ करके वहां पे आईडी लगाए, बम लगाए और हमारे जवानों का नुकसान करे, हमारे सिविलियंस का नुकसान करे। अमन का ये तरीका कौन सा है, ये हमारी समझ में नहीं आया। मोहसिन साहब जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको ये बात बिल्कुल वाजे कर दूं कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और पाकिस्तान के इदारे वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान की फौज भी
कोई एमएको का टोला नहीं है कि वो वजीरिस्तान में ऑपरेशन की तैयारी कर रही है और दूसरी जानिब वो इंडिया के बॉर्डर पे एक और महाज खोल दे। ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात को खराब करके उस तवज्जो को जो पाकिस्तान वजीरिस्तान में तालिबान के खिलाफ और अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन करना चाहता है, उस तवज्जो को वो तब्दील कराना चाहते हैं, वो इस ऑपरेशन को डिले कराना चाहते हैं। ऐसे दहशतगर्द मौजूद हैं जो इस खराबी को पैदा कर सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर। इस बात को भारत में बैठे हुए हमारे इंतहाई समझदार और जीरक दानिशवरों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की फौज ऐसे वक्त में जब वो वजीरिस्तान में तालिबान के खिलाफ और अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी कर रही है, वो भारत का महाज कैसे खोल सकती है। यकीनी तौर इसमें वो लोग इन्वॉल्व होंगे जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात को खराब करके इस ऑपरेशन की तरफ से तवज्जो हटाना चाहते होंगे, वो पाकिस्तान को इंडिया के साथ उलझाना चाहते होंगे या इंडिया को पाकिस्तान के साथ उलझा के इस तरफ से अपनी तवज्जो हटाना चाहते होंगे। ऐसे लोग तो हाफिज सईद जैसे भी हैं मोहसिन साहब, ऐसे लोग तो हाफिज सईद जैसे भी हैं, ऐसे लोग तो दाऊद जैसे भी हैं। जी, हाफिज सईद साहब को पंजाब की सरकार करोड़ों रुपए दे रही है उनकी जमातुद दावा के लिए। वो आए दिन जहर उगलते हैं साहब आपकी गलियों में भारतवर्ष के बरखिलाफ। वो तो आपके नवाज शरीफ साहब के यहां आने से बौखलाए हुए थे, उन्होंने जो है यहां पे 26/11 का कांड किया, आपने उनके खिलाफ एक्शन क्या लिया है। वाकई में अगर पाकिस्तान के लोग अमन चाहते हैं और हम समझते हैं कि कोई भी अक्लमंद अमन चैन से रहना चाहेगा आसपास के पड़ोसियों के साथ, तो ये क्या तरीका है साहब कि आप उसके खिलाफ कुछ एक्शन न लें, आप ऐसे लोगों को बढ़ोतरी दें। करोड़ों रुपए आपकी सरकार पंजाब की उनको क्यों दे रही है फिर? देखिए, ये भी एक मिसकंसेप्शन है तहरीक। ये जब हाफिज सईद के इदारों को तहवील में लिया गया था, हाफिज सईद पर पाबंदी लगाई गई थी, उस वक्त इन इदारों का इंतजाम संभालने के लिए जो तालीमी इदारे थे, जो रफाई इदारे थे, उसके ऊपर रकम खर्च की जा रही थी। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि अगर हाफिज सईद भी इसमें मुलव्वस है, अगर इसमें दाऊद इब्राहिम भी मुलव्वस है, तो पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस तमाम तर दबाव के बावजूद इंडिया आना कबूल किया था और उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी थी। उनके खिलाफ यहाँ पे दीनी जमातों ने इत्तेहाद भी बनाया था, उन्होंने इस दौरे को मुलतवी करने की अपीलें भी की थी, लेकिन नवाज शरीफ ने इस रास्ते को इख्तियार किया था। मोहसिन रजा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ थोड़ा सा एक बात जानना चाहता हूं। रजा साहब, कृपया ये बताइए आप कि पाकिस्तान की सेना तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर जो है उनके शिविरों पर हमले कर रही है क्योंकि दहशतगर्दों को आप खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आप लश्कर तोयबा, हरकतुल अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन, जो पीओके में जो आपके दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते? जरा ये स्पष्ट कर दें। देखिए, लश्कर तैयबा के खिलाफ उन्होंने कई मरतबा कहा है कि उनको सबूत दिए जाए, वो यकीनी तौर पे उनके खिलाफ एक केस भी चल रहा है। अरे साहब, सबने सबूत दिया, हेडली से बड़ा सबूत क्या होगा? अमेरिका अब सबूत दे रहा है आपको। हेडली तो अपने आप में सबूत है, वो हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं पकड़ा है। शिकागो की कोर्ट में जो है वो थर्ड कंट्री है, शिकागो की कोर्ट में उसने खुद स्वीकार किया है। आप कौन सा सबूत चाह रहे हैं? और तहरीक तालिबान के पास आपके पास क्या सबूत है? आप तहरीक तालिबान के पास क्या सबूत है? बैतुल्लाह मसूद के खिलाफ क्या सबूत थे? अगर आपको तहरीक तालिबान से जिन्होंने कराची पे हमला किया है उनके खिलाफ आपके पास क्या सबूत है, तब भी आप कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो डिस्टिंक्शन आप कर रहे हैं कि वो टेररिस्ट ग्रुप जो भारतवर्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं उन्हें हाथ नहीं लगाया जाएगा, उन्हें पूरा पैसे की मदद, उन्हें हथियारों की मदद, उन्हें एमुनेशन और असले की मदद दी जाएगी। हाँ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो आपसे बगावत करके आईएसआई के खिलाफ आप ही पे हमला कर रही है, आज वो सांप जिनको आप दूध पिला रहे थे कल तक, वो आपके हाथ काट रहे हैं, तो आपकी फौज उनसे लड़ने पे आमादा हो गई है। तो आप जरा इस तरफ का भी सोचें, जहां 30 साल भारत की जनता ने बेवजह आपकी जो है आतंकवादियों का कहर यहां पे सहा है, औरतें, बच्चों और बूढ़ों की जानें ली गई है, जबकि कुरान शरीफ में साफ
लिखा गया है कि जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए। अगर साहब हमें लड़ना भी है तो क्या हम ढंग की लड़ाई नहीं लड़ सकते आपस में? ये औरतें बच्चों को इन्वॉल्व करना जरूरी है क्या? देखिए, पाकिस्तान तो लड़ना नहीं चाहता। मैं आपको बार बार ये बात वाज़ेह कर रहा हूं कि पाकिस्तान किसी सूरत में इंडिया से नहीं लड़ना चाहता। लश्कर तोयबा पर कार्रवाई क्यों नहीं चाहता है? पीओके में जो टेररिस्ट कैंप है उस पर कार्रवाई करिए ना हुजूर। आप जैसे लोग वहां समझदार हैं, जरा वहां सेना और सरकार से कहें, दबाव बनाएं। हम आपसे इतनी अपेक्षा करें तो क्या गलत है? देखिए, नहीं, आखिर बाकी आतंकवादियों पर कार्रवाई और इन लोगों पर क्यों नहीं? मोहसिन राजा साहब, सवाल तो बनता है जो प्रेम शुक्ला जी पूछ रहे हैं, बाकी आतंकवादियों पर कार्रवाई और लश्कर तोयबा और हाफिज सईद पर क्यों नहीं? आप बताइए, भारत में कौन पाकिस्तान के खिलाफ हाफिज सईद की तरफ आग उगलता है? किसने नरेंद्र मोदी को बुलाने से रोका? आप बताइए, एक नाम बता दीजिए। नहीं, ये हाफिज सईद एलिमेंट शामिल है, लेकिन मैं आपको बात ये कर रहा हूं कि देखिए, उसको पाकिस्तान की हुकूमत की सरपरस्ती हासिल नहीं है। दरपर्दा अगर कोई लोग उसको सपोर्ट करते हैं तो कोई खुल के हमला क्यों नहीं कर रहे उस पर? आपके पड़ोसी देश से वो रिश्ते बिगाड़ रहा है, युद्ध में ढकेलने की स्थिति पैदा कर रहा है, अमनो अमान को खराब कर रहा है, एक्शन ले लीजिए। देखिए, सारे एक्शन होंगे। नवाज शरीफ की हुकूमत में सब एक्शन होंगे। जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के हमसायों के साथ ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं, उन सब के खिलाफ एक्शन होंगे। लेकिन एक वक्त में कई महाज नहीं खोले जा सकते। पाकिस्तान इस वक्त, अगर आप ये बात करें कि हाफिज सईद का भी मार्ग खुल जाए, तालिबान का मार्ग भी खुल लड़ने के लिए अमेरिका से, नाटो की फौजों से मदद लेते हैं ना। आप हमसे मदद लीजिए ना, अगर आप सचमुच ईमानदार हैं। हमसे मदद लीजिए, हिंदुस्तान की सेना से, किसान पीओके में ये टेररिस्ट कैंप हो गया, आओ मदद दो। मोहसिन साहब, अगर कोई देश कहे कि हम अपने, आप ऐसी बातें मत करें। आप में जो सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया, इसको खत्म करें। आप नाटो से मदद ले रहे हैं कि नहीं? नहीं, किसी में सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स नहीं पैदा हुआ है मोहसिन साहब। देखिए मोहसिन साहब, आप दो टूक शब्दों में, लफ्जों में तो अपने हालात को ठीक करें। वजीरिस्तान भी इस तरह से तो डिस्प्यूटेड एरिया है। नहीं, मोहसिन साहब, अगर आप मेरी बात न माने तो हिलेरी क्लिंटन की बात मानेंगे? एक मिनट बख्शी साहब, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, अगर आप मेरी बात न माने तो हिलेरी क्लिंटन की बात मानेंगे? बात यह है कि पाकिस्तान अपनी बात खुद मानेगा। हिलरी क्लिंटन की या बाराक ओबामा की किसी की बात नहीं माननी। पाकिस्तान अपने फैसले खुद करेगा। क्यों आपको ये गलतफहमी हो गई है कि हम हिलरी क्लिंटन की बात मानेंगे? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, कि पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने ही अल कायदा और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों को पाला और पोसा है। आप एग्री करेंगे इससे? हिलरी क्लिंटन बहुत झूठी खातून है। ये सारा अमेरिका और सीआईए का किरदार है। क्या आपके इल्म में नहीं है? आपने हिलरी क्लिंटन की एक बात, सारा सच जो है वो सिर्फ पाकिस्तान बोलता है कि सीआईए ने ये सारे नासूर पैदा किए हैं इस खत्ते में। उसामा बिन लादेन को कौन लेके आया था? लेकिन आईएसआई ने सीआईए से पैसे लिए ना। किसने बनाया? डॉलर और हथियार भी तो लिए आपने। आज आप हिलरी क्लिंटन की बातों पे आ गए। कल तक अमेरिका और सीआईए और हिलरी क्लिंटन और जॉर्ज बुश इन्हीं लोगों को अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। इनकी पैदावार है ये सब लोग। लेकिन ओसामा बिन लादेन को पनाह भी तो आपने दी थी, आपने छुपाया था उसको। अपनी जमीन दी, आप उनके एलाई हैं, आप उनके साथ मिले ये सब करने के लिए। आपने अपनी टेरिटरी रेंट आउट करी। आज आप कह रहे हैं कि आपकी सॉवरेनिटी आपके देश में नहीं चलती। तो ये जो आर्गुमेंट है ये कुछ देर के लिए लोग मानेंगे, उसके बाद परेशान होके उनको ये बोलना पड़ेगा कि साहब अगर आप अपने देश में अपनी हुकूमत नहीं चला पाते, अपना निजाम नहीं वहां पे लगा पाते, तो किसी और को वहां घुस के ऐसे लोगों को रोकना पड़ेगा जो शरेआम जहर उगल रहे हैं, जो शरेआम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पूरे नेबरहुड को तंग करके रखा है। अफगानिस्तान आपसे परेशान, हिंदुस्तान आपसे परेशान, ईरान आपसे परेशान, ताजिकिस्तान के लोग आपसे परेशान, उज्बेकिस्तान के लोग आपसे परेशान। बताइए ये सच है कि नहीं? उज्बेकिस्तान के लोग आके हमारे एयरपोर्ट पे हमला कर रहे हैं और वो हमारे से परेशान है। इंडिया से जो सारा खित्ता परेशान है वो आपको नजर नहीं आता। आपको पाकिस्तान की परेशानियां नजर आती हैं।
आप अपना हाउस ठीक करें, पाकिस्तानियां साहब हमारा हाउस तो ठीक है मोहसिन भाई। अभी आप मदद मांग रहे थे कि हमारा आपका हाउस खराब है, और ये बात आप जहन से निकाल दें कि आके ठीक करेंगे और कोई ठीक कर लेगा आके, ये मोहसिन बातें भाई आपके जहन में आ रही है ना। नहीं, अगर आप हमारे यहाँ खराबियां करेंगे तो ठीक तो करना पड़ेगा। आप मोहसिन भाई खून बहाएंगे तो कब एक छोटा सा सुझाव था, पाकिस्तान और वो भी बेवजह नहीं है, आप अपने जहन से निकाल दें। आप कश्मीर का मसला ठीक करें, जो कोर प्रॉब्लम आप है अपना उसको चयन ठीक थोड़ा करें। सा बदल लें। अब समय बहुत खराब है आपका, हम नहीं चाहते कि 2-4 टुकड़े आप हो जाएं। चले, जब 2-4 हमारे टुकड़े होंगे तो आपके भी 15-20 होंगे, फिक्र मत करें आप। नहीं हमको यहाँ तक नहीं जाना है, हमको यहाँ तक नहीं जाना है। मोहसिन भाई अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो क्यों ना दोनों देश मिलकर आतंक का खात्मा करें। हम हाफिज सईद को पकड़ें, अगर आपको कोई दहशतगर्द भारत में दिखता है तो आप उसको पकड़ें। देखिए, आप पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने का छोड़ दें। मैं आपको ये बात बताऊं, पाकिस्तान अपने मसाइल खुद हल करेगा। दोनों देशों का आपके जो बात है ना बालादस्ती की, कि भारत जो है अब इस खित्ते में थानेदार बन जाएगा। जहन बदल लीजिए। वो जो पढ़ लिया है आपने कि हिंदू लड़ना नहीं जानते हैं, ये जरा ठीक कर लीजिए। अपने पाठ्यक्रम को भी ठीक कर लीजिए। 4-5 बार मार खाने के बाद भी जहनीत ठीक नहीं हुई। हम हिंदुओं का पूरा एहतराम करते हैं, हमारे भाई हैं। क्यों आप ऐसी बातें करते हैं कि हिंदू लड़ नहीं सकते? हिंदू लड़ सकते नहीं, आपके पाठ्यक्रम सिलेबस में है, आपके सिलेबस में है। नहीं प्रेम भाई, हम इस हद तक ना जाए। मैं क्यों आप ऐसी बातें करते हैं कि हिंदू लड़ नहीं सकते? हिंदू लड़ सकते नहीं, आपके पाठ्यक्रम सिलेबस में है, आपके सिलेबस में है। नहीं प्रेम भाई, हम इस हद तक ना जाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ऐसा ना हो कहीं हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हो। हम हिंदुओं का पूरा एहतराम ये सिलेबस में इनके हैं और वो सिलेबस भी भेजता हूँ। नहीं वो कह रहे हैं हिंदुओं का वो एहतराम करते हैं, हम उनकी बात का पूरा भरोसा करते हैं। मोहसिन भाई आप अपनी बात खत्म कर सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि हमें इन मसाइल का हल जो है मिल के निकालना चाहिए। मैं कुछ कहूंगा। जी मेरी बात खत्म होने दे जरा। जी खत्म करिए। हमें अपने मसाइल का हल इस तरह निकालना चाहिए कि दोनों देशों को बैठ के इस बारे में सोचना चाहिए, बजाय इसके कि ये सोच अपनाई जाए कि भारत जो है अब पूरे खित्ते में जाके दूसरे मुल्कों में घुस के वो आतंकवादियों को पकड़ेगा, वो थानेदार बन जाएगा, वो नवाज शरीफ का भी पाँव मरोड़ देगा, वो राहिल शरीफ को भी साइड पे कर देगा। ये बातें निकाल दें। पाकिस्तान को एक सॉवरेन स्टेट समझें, सॉवरेन स्टेट के तौर पे पाकिस्तान से बात करें। मसाइल का हल जो है बातचीत के जरिए करने का सोचें। यकीनी तौर पर मसाइल हल होंगे। अगर नवाज शरीफ 2 कदम उठा के दिल्ली आ सकते हैं तो वो इन मसाइल पे बातचीत करके इनका हल भी निकाल सकते हैं। आप पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत के साथ बात करें, और ये जो बात आप पाकिस्तान को धमकियां देने वाली, पाकिस्तान के ऊपर आप इस किस्म की बातें कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये बातें आप जहन से निकाल दें। इस दौर में ये बातें चलने वाली नहीं है। आप गलतफहमी का शिकार हैं इन चीजों में। आप नहीं, गलतफहमी के शिकार आप हैं कि आप बार-बार हम अमन की बात करते हैं और आप हमेशा जो है आप हमेशा दहशतगर्दी करते हैं। आप एक क्लोजिंग कमेंट। सबसे पहले नलिन 30 सेकंड। मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, 3-4 विषय है। जब इंसान बनते हैं, हमारे जब सैनिक मरते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि आक्रोश भी होता है, दुख भी होता है, और नेचुरली चिंता होती है कि किस प्रकार के हालात हैं जब अमन की बात हो रही है और बॉर्डर पे दिक्कतें हैं। लेकिन इसके साथ जहां मैंने शुरू में कहा, अमन के प्रयास से हटना नहीं है, बातचीत ये सब बढ़िया है। सरकार ने ये पहल भी कर रखी है। अच्छा, पहले नवाज शरीफ साहब आए थे, हम अपनी अपनी हितों की बात करेंगे। इसी के साथ भारत को एक मजबूत देश करें, हम उस पर अपना काम सरकार करेगी, ताकि हम जो है अपनी तरफ से क्या क्या कदम उठा सकते हैं ताकि इन दिक्कतें को ना आए। जहां तक पाकिस्तान की बात है, हम ऐसा कोई नहीं सोचते कि पाकिस्तान के अंदर कोई हमने अंदरूनी बात करनी या कुछ, वो अपने हितों की बात करे। जहां तक अमन की बात है, दोनों देश को फायदा होता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हमें अधिकार है कि हम अपना काम करें। मुकेश नायक जी 30 सेकंड। दीपक जी, अमन का कोई विरोधी नहीं है, सब शांति और अमन और प्रगति चाहते हैं।
लेकिन एक तरीका होता है चीजों को नेगोशिएट करने का, संवाद का, बातचीत का, डिप्लोमेसी का। अभी प्रेम शुक्ला जी जिस तरह की दो देशों के बीच में चर्चा कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के भी एक राजनीतिक विश्लेषक टेलीविजन पे हैं, ना तो ये बातचीत करने की भाषा है, ना ये बातचीत करने का स्तर है। और दीपक जी, आपको इस तरह की बातचीत करने वालों को अलाउ नहीं करना चाहिए टेलीविजन के ऊपर। चलिए, आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे मरते रहे और सब सियापा करते रहे, ऐसे बातचीत वालों को ले आए। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको यही रोकूंगा क्योंकि वक्त मेरे पास इतना ही है। सवाल यही उठता है कि क्या हम पाकिस्तान को कभी सुधार पाएंगे या पाकिस्तान कभी सुधरेगा और अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा। बड़ी बहस में आज मेरे साथ इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।